नमस्कार। हमारा आज का विषय है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन यानी अनुवाद प्रक्रिया। ये विषय अनुवाद प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन हमारे स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज़ के दो मुख्य प्रोग्राम पीजीडीटी इन ट्रांसलेशन, पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन और एमए इन ट्रांसलेशन स्टडीज़ का ज़रूरी हिस्सा है। पीजीडीटी 1 में हम अनुवाद प्रक्रिया पर बात करते हैं और एमए के कार्यक्रम में एमटीटी 20 में प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन की चर्चा है। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन यानी अनुवाद की प्रक्रिया। हम सभी जानते हैं कि अनुवाद भारतीय संदर्भ में भी अगर कहें तो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है और वैश्विक संदर्भ में भी अनुवाद की एक लंबी परंपरा देखने को मिलती है। अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के साहित्य के अनुवाद करने के लिए विभिन्न अनुवादकों ने अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज अपनाई या अलग अलग तरह की चिंतन प्रक्रिया पर बात की। ये जो विभिन्न स्ट्रैटेजीज या विभिन्न जो हमारी रणनीतियाँ हैं अनुवादक की या पद्धतियाँ हैं, उन सभी के आधार पर हम किसी जब अनुवाद करते हैं तो उस अनुवाद की जो एक पूरी प्रक्रिया है जिसके तहत अनुवाद किया जाता है, वे कौन से प्रमुख सोपान हैं, कौन से प्रमुख स्टेप्स हैं जिसके आधार पर अनुवाद किया जाता है, आज की इस चर्चा में उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अनुवाद प्रक्रिया शब्द से ही स्पष्ट है कि जिसके अंतर्गत एक प्रोसेस की बात हो रही है। हम सभी जानते हैं कि अनुवाद करना अपने आप में एक बेहद जटिल कार्य है और अलग अलग तरह के जिस तरह के ज्ञान के अलग अलग आयाम हैं, ज्ञान के अलग अलग क्षेत्र हैं, चाहे वे सृजनात्मक साहित्य हो या गैर सृजनात्मक साहित्य हो या ज्ञान की जो अलग अलग धाराएं या अलग अलग विषय हैं, दर्शन, मनोविज्ञान, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी के अलग अलग क्षेत्र, प्रौद्योगिकी या बहुत सारे ऐसे विषय जिसमें मानव के विकास के लिए या सभ्यताओं के विकास के लिए या किसी भी देश या संस्कृति के और विषय के विकास के लिए या आगे बढ़ते रहने के लिए मनुष्य ने समय समय पर अनुवाद किए हैं। ये अनुवाद की जो प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया जैसे कि कोई एक प्रोडक्ट के रूप में हमारे सामने कोई चीज़ तैयार होकर आती है या हम जब कोई फिल्म देखते हैं तो हम अक्सर कोई फिल्म देखते हुए उसको लेकर बहुत आनंदित होते हैं। कोई फिल्म है 2 घंटे की, 1 घंटे की या कोई एक छोटा सा नाटक ही है या कोई भी एक ऐसी विधा जिसको आप देखते हैं और देखकर आप उसका आनंद लेते हैं। हम कभी भी शायद इस तरह महसूस नहीं कर पाते कि ये जो 2 घंटे की या 2.5 घंटे की जो कोई फिल्म आप देख रहे हैं या कोई गीत की प्रस्तुति आप देख रहे हैं या कोई भी एक ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी फाइनल प्रोडक्ट जो एक दर्शक होने के नाते हम तक पहुंच रहा है, उसके पीछे जो एक प्रक्रिया है वो कितनी जटिल है, कितने विभिन्न पायदानों से गुजरते हुए, कितने अलग अलग स्टेप्स से गुजरते हुए वे एक प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट हमारे तक पहुंचता है। इसे आप अनुवाद के संदर्भ में समझ सकते हैं। हम जैसे मैंने अक्सर अपने विभिन्न अलग अलग लेक्चर्स में और अलग अलग टॉक्स में मैंने अक्सर बात की है कि हम सभी साहित्य पढ़कर ही यहाँ तक पहुँचे हैं। और साहित्य से जब मैं आज साहित्य बोल रही हूँ तो ये एक व्यापक साहित्य की बात है, हर तरह का साहित्य, चाहे वो किसी भी तरह का साहित्य हो। अगर हमारी रुचि या हमारे विषय के अनुसार उसकी विधा बदल जाती है या उसका क्षेत्र बदल जाता है, लेकिन विभिन्न तरह के साहित्य पढ़कर ही हम आज जिस भी स्थान पर हैं वो दुनिया भर के अलग अलग किस्म के ज्ञान को पाकर हमारी रुचि के हिसाब से या हमारी क्षमता के हिसाब से हम यहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये जो ज्ञान हम तक पहुँचता है अनुवाद के माध्यम से, जो अलग अलग भाषाओं, अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग विषयों, अलग अलग क्षेत्रों में जो साहित्य हमें उपलब्ध है, ये एक अनुवाद की प्रक्रिया के जो जटिल जो स्तर हैं उनसे होकर गुजरता है। क्या है वे स्तर, क्या है वे अलग अलग स्टेप्स जिससे अनुवाद होकर गुजरता है, आज हम अनुवाद प्रक्रिया के इस सेशन में इस पर एक चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको उन आयामों से उन अलग अलग जो उनके जो अनुवाद के जो स्तर हैं या जो चरण हैं उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे मैंने कहा कि अनुवाद एक फाइनल प्रोडक्ट के रूप में, एक टेक्स्ट के रूप में हमारे सामने होता है। उसके पीछे जो प्रोसेस है, जिस प्रक्रिया के तहत वो अनुवाद होकर आता है, वो उसे एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने में मदद करता है। आप ये भी कह सकते हैं कि जब कोई अच्छे अनुवादिका या अनुवादक हों तो उसके लिए शायद ये इतने सारे जो स्टेप्स हैं, ये जो चरण हैं जिनकी बात आज हम करने जा रहे हैं, शायद उनके लिए उतने महत्वपूर्ण ना हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे मस्तिष्क में बहुत टेक्निकली या बहुत ऑटोमेटिकली चलती है जब हम किसी टेक्स्ट को देखते हैं, अगर हम अनुवादक या अनुवादिका हैं तो। और उस टेक्स्ट का अनुवाद करते समय हमें मालूम रहता है कि हमें इसे कैसे करना है, लेकिन अगर उसे हम थोड़ा सा उसके प्रोसेस को स्लो डाउन करके देखें और देखें कि किस तरह अनुवादिका या अनुवादक के मस्तिष्क में वो प्रक्रिया किस तरीके से चलती है, किस तरह कोई पाठ उनके सामने एक चुनौती के रूप में आता है और किस किस स्तर से गुजरते हुए, किस किस चरण पर विचार करते हुए कौन से मुख्य स्टेप्स होते हैं जिनके तहत अनुवादक या अनुवादिका को गुजरना होता है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी कि जो अनुवाद है, बेसिकली एक अनुवाद को लेकर एक अनुवादक की दृष्टि क्या होती है,
किस तरीके से कोई अनुवादक किसी पाठ को देखते हैं। तो अनुवाद प्रक्रिया के संदर्भ में अनुवाद की दो दृष्टियों की अक्सर चर्चा की जाती है, पाठपरक दृष्टि और प्रक्रियापरक दृष्टि। पाठपरक दृष्टि यानी जब किसी पाठ को हम पाठ की दृष्टि से देखते हैं, यानी उसे भाषाई या उसके व्याकरणिक स्तर पर देखकर जब उसके अनुवाद की जब चर्चा की जाती है, तब उस प्रक्रिया को या उस दृष्टि को या उस अप्रोच को पाठपरक दृष्टि कहते हैं। जैसे अनुवाद कितना सफल है, किस तरीके से अनुवाद किया जा रहा है, मूल रचना से उसकी समतुल्यता कितनी अधिक है, या ये कहा जाए जो अनुवाद की जो बाहरी जो एक पूरी सतह है, जो पाठ की जो पूरी बाहरी सतह है, उस पर किस तरीके से अनुवाद गुजर रहा है, वो पाठ की दृष्टि से अनुवाद में अनुवादक को किस किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ये सब जो आयाम है इस पर पाठपरक दृष्टि में, अनुवाद की पाठपरक दृष्टि में इस पर चर्चा होती है। अनुवाद चिंतकों ने और अनुवादकों ने इस पाठपरक दृष्टि को प्रक्रियापरक दृष्टि से कंपैरेटिवली कुछ कम माना है, क्योंकि उसमें जो अनुवादक की दृष्टि होती है बहुत एकांगी होती है, जहाँ वो एक पूरे तरह से कहा जाए कि भाषा की बाहरी सतह पर वो काम कर रहे होते हैं। जैसे पिछली बार मैंने बताया था कि भाषाविद, भाषा वैज्ञानिक सस्यूर भाषा की दो सतहों की बात करते हैं, एक उसका डीप स्ट्रक्चर और एक उसका सरफेस स्ट्रक्चर। नायडा ने भी इसी तरीके से डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर की बात की है। तो ये जो डीप स्ट्रक्चर या सरफेस स्ट्रक्चर है वो भाषा का, वो अनुवादक के सामने किस प्रकार चुनौती के रूप में होता है, और अनुवादक की दृष्टि उस पाठ के अनुवाद में किस प्रकार काम करती है, कितना सूक्ष्म तरीके से भी किसी पाठ का अनुवाद करते समय उसका अवलोकन करते हैं या उसका विश्लेषण करते हैं, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि पाठपरक दृष्टि में भाषिक संरचना में कितना दोनों पाठों की भाषिक संरचना में कितनी समानताएं हैं, पाठ की दृष्टि से वो आपस में कितना एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, अनुवाद करते समय अनुवाद की मूल इकाइयाँ क्या हैं, भाषा है, व्याकरण है, इस सब दृष्टि से जब पाठ को देखा जाता है तो उसे अनुवादक की पाठपरक दृष्टि कहा जाता है। दूसरी दृष्टि है प्रक्रियापरक दृष्टि, यानी प्रोसेस बेस्ड अप्रोच ऑफ ट्रांसलेशन, जिसमें अनुवादिका या अनुवादक पाठ के साथ साथ अनुवाद की प्रक्रिया, जो इसकी जो गहन प्रक्रिया है, जैसे मैंने कहा कि डीप स्ट्रक्चर एंड सरफेस स्ट्रक्चर, तो जो हमारी भाषा होती है, कोई भी भाषा, चाहे किसी भी समाज या संस्कृति की भाषा हो, उस भाषा की निर्मिति में उसकी समाज और संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जितना ज़्यादा कोई समाज और संस्कृति प्राचीन होगी, उसकी भाषा में भी प्राचीनता या कहा जाए कि गूढ़ता और उसमें उसके अंदर उसकी जो भाषा की जटिलता उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। ऐसी दृष्टि से अगर देखा जाए तो अगर जब हम दो भाषाओं के पाठ का आपस में अनुवाद कर रहे होते हैं, तब अनुवादक के सामने एक चुनौती हो सकती है कि जब वे अनुवाद कर रहे हैं तो उनके सामने जो दो भाषाएं हैं, उन दोनों भाषाओं की अलग अलग सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, उसकी एक कहा जाए कि वो कितनी, एक भाषा कितनी प्राचीन है, दूसरी भाषा की प्राचीनता के कौन कौन सी बिंदु हैं, किन स्तरों पर वो भाषाएं मिलती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों में समान रूप से उपलब्ध है, प्रक्रिया क्या रहती है अनुवाद की, किस किस स्तर पर अनुवादक को या अनुवादिका को अनुवाद से गुजरना पड़ता है। तो दोनों पाठों के बीच जो भिन्नता के कारण, जैसे मैंने कहा कि कौन से बिंदु ऐसे हैं जहाँ दोनों भाषाएं एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। जैसे अक्सर हम भारत में अंग्रेज़ी और विभिन्न भारतीय भाषाओं के साहित्य के अनुवाद के संदर्भ में बहुत सारे उदाहरण हमारी आंखों के आगे से गुजरते हैं। बड़ी बड़ी अनुवाद एजेंसीज़ हैं जो अंग्रेज़ी से हिंदी या अंग्रेज़ी से भारतीय भाषाएँ या भारतीय भाषाओं से अंग्रेज़ी के साहित्य का अनुवाद का कार्य करती हैं। तो जो मूल भाषा के रूप में हमारे सामने अंग्रेज़ी एक ऐसी भाषा है जो हमेशा से एक विदेशी भाषा के रूप में हमारे सामने अनुवाद की चुनौती के रूप में रही। तो ये अगर मैं अंग्रेज़ी से ही उदाहरण लूँ या कहा जाए कि यूरोपियन भाषाएँ, चाहे वे जर्मन या फ्रेंच भाषाएँ ही क्यों ना हो, वो ऐसी भाषाएँ जो बिल्कुल सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से हमसे अलग है, और भारतीय भाषाएँ दोनों का कहा जाए कि अवधारणात्मक रूप से और विकास की गति से भी देखा जाए तो बहुत सारा भिन्नता के बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जहाँ जिससे दो भाषाएं अलग हो जाती हैं। तो अनुवादिका या अनुवादक उस अनुवाद की प्रक्रिया में उन किन किन बिंदुओं से गुजरते हैं, इसे हम अनुवाद की प्रक्रियापरक दृष्टि कहते हैं, जिसके तहत भिन्नता के अलग अलग आधार बिंदुओं की चर्चा की जाती है और वो उन सभी कारकों को भी जानने की कोशिश की जाती है कि किन कारकों से या किन कारणों की वजह से ये दोनों भाषाएं या दोनों भाषाओं की जो संस्कृति हैं आपस में एक दूसरे से भिन्न हैं। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं कि अनुवाद जो हमारे सामने एक फाइनल प्रोडक्ट के रूप में या किसी एक टेक्स्ट के रूप में हमारे सामने आता है, ठीक किसी फिल्म निर्माण की प्रक्रिया की तरह उसके पीछे भी बहुत सारी जटिलताएं या बहुत सारे छोटे बड़े संघर्ष होते हैं जिनसे गुजरकर एक रचना, फाइनल रचना, ये एक संपूर्ण प्रोडक्ट या उत्पाद के रूप में हमारे सामने होती है। इसी पर आगे विस्तार से चर्चा करते हुए कि हम अगर अनुवाद की विभिन्न प्रक्रियाओं की और अलग अलग चिंतकों द्वारा जो अनुवाद की प्रक्रियाएं जो बताई गई हैं उस पर हम चर्चा करें, उससे पहले ये भी ज़रूरी है कि अनुवाद को या जो भाषा की जो इकाई है
जिसको अगर हम प्रतीकवादी अनुवाद सिद्धांतकों की बात करें तो पियर्स ने अनुवाद को प्रतीकांतरण कहा है। यानी प्रतीकवादी जो चिंतक हैं उनका मानना है कि अनुवाद करते समय एक भाषा के प्रतीकों का दूसरी भाषा के प्रतीकों के माध्यम से भाषांतरण यानी अंतरण किया जाए, प्रतीकांतरण किया जाता है। अगर मैं उदाहरण के रूप में अगर आपको समझाऊं तो जैसे अगर हमारे सामने कोई प्रोडक्ट कोई ऐसी वस्तु है जिसको लेकर एक भाषा में उसका प्रतीक कुछ और दूसरी भाषा में उसके लिए हम कुछ और प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम मेज़ का ही उदाहरण लें तो हमारे जहन में प्रतीक के सिद्धांत के हिसाब से अगर हम पियर्स के चिंतन की बात करें तो वो 3 स्टेप्स की या 3 बिंदुओं की बात करते हैं, जिसमें से एक है संकेतित वस्तु, वह वस्तु जो हमारी आँख के सामने है, जो जैसे मान लीजिए एक टेबल, मेज़, तो मेज़ के रूप में हमारे सामने जो एक प्रोडक्ट, एक जो वस्तु है, एक उसका संकेतार्थ जो हमारे मस्तिष्क में उसकी जो एक छवि है, यानी कि जब किसी बढ़ई ने मेज़ बनाने की जब कल्पना की होगी तो उसके जहन में जो इमेज आई होगी, जो छवि आई होगी, वह तो हुई उसकी मानसिक संकल्पना यानी उसका संकेतार्थ। उससे निर्मित जो वस्तु बनकर आई जिसे हम वस्तु कहेंगे, जो फिजिकली हमारी आँख के सामने जो मेज़ जो मस्तिष्क में था उसके जो शेप बनकर आई वो हुई उसकी संकेतित वस्तु। और फिर उस वस्तु के लिए जब हमने उसका कोई नामकरण किया तो वो उसका हुआ संकेतन, प्रतीक या संकेतन। यानी उसके लिए जो आपने एक प्रतीक, आपने एक साइन जो आपने डिवाइस किया और उसका नाम दिया। जैसे हम हिंदी में मेज़ कहते हैं, अंग्रेजी में उसे टेबल कह सकते हैं, टेबल कहते हैं। तो इस तरीके से एक भाषा के प्रतीक का दूसरी भाषा के प्रतीकों को रखकर जब अनुवाद किया जाता है तो उसे अनुवाद का प्रतीक सिद्धांत या प्रतीकांतरण कहा जाता है। पियर्स अनुवाद के संदर्भ में इसी पर चर्चा करते हैं और वो अनुवाद को प्रतीकों का अंतरण कहते हैं। प्रतीक के आधार पर ही एक और जो पश्चिमी अनुवाद चिंतक हैं रोमन जैकबसन, जिन्होंने अनुवाद के 3 प्रकार बताए, इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन यानी अंतःभाषिक अनुवाद, इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन यानी अंतर्भाषिक अनुवाद और इंटरसिमियोटिक ट्रांसलेशन यानी अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद। अंतःभाषिक अनुवाद यानी एक भाषा के प्रतीकों का उसी भाषा के प्रतीकों से प्रतीकांतरण करना। जैसे किसी, मान लीजिए संस्कृत के किसी पाठ का जो जटिल पाठ है उसे सरल रूप में टीका या भाष्य के रूप में उसी भाषा में प्रस्तुत करना, उसी भाषा के अलग प्रतीकों से, जैसे हम विभिन्न पर्यायों के प्रयोग से कर सकते हैं। या कहा जाए कि जो हमारी जो क्लासिकल रचनाएं हैं, चाहे वे भारतीय भाषाओं में जो आधुनिक भारतीय भाषाएं जिन्हें मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस कहते हैं, उन भाषाओं को जो साहित्य, जैसे मैं उदाहरण दूं तो प्रेमचंद की रचनाएं या रविंद्रनाथ टैगोर की कहानियाँ भी हैं या जैनेन्द्र की कहानियाँ या बहुत सारे महत्वपूर्ण रचनाकारों की जो रचनाएँ हैं, उन रचनाओं का बाल रचनाएं या अलग अलग तरह की ऑडियंस के लिए उसके अंदर परिवर्तन करके जब उसका एक नया रूप उसी भाषा में बनाया जाता है तो उसे भी हम अंतःभाषिक अनुवाद कह सकते हैं। तो अंतःभाषिक अनुवाद यानी एक भाषा के प्रतीक का उसी भाषा के प्रतीकों में फिर से पुनर्रचना या पुनर्निर्माण करना। दूसरा हुआ इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन, जिसे हम ट्रांसलेशन प्रॉपर या पूर्ण अनुवाद भी कहते हैं। जो विशेष तौर पर अनुवाद की जब चर्चा की जाती है, अगर हम उसके सीमित संदर्भ में बात करें तो इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन, जहां 2 भाषाओं के बीच में अनुवाद की प्रक्रिया की चर्चा होती है। इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन यानी एक भाषिक प्रतीकों का दूसरी भाषा के प्रतीकों से अंतरण करना, भाषांतरण करना। तो इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन 2 भाषाओं के बीच का अनुवाद व्यवहार है। तो जैकबसन इस दृष्टि से तीसरे जो महत्वपूर्ण प्रकार बताते हैं वे अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद यानी इंटरसिमियोटिक ट्रांसलेशन। इसमें जो भाषा की सीमा है, जिस तरह की जैकबसन बात कर रहे थे अलग अलग प्रतीकों के माध्यम से, यहाँ वे अंतर प्रतीकात्मक यानी भाषा के प्रतीकों का अंतरण किसी अन्य विधा के प्रतीकों के माध्यम से करना। यानी किसी लिखित टेक्स्ट का या लिखित पाठ के आधार पर कोई पेंटिंग बनाना या लिखित पाठ के आधार पर कोई नाटक या फिल्म या कोई वृत्त चित्र बनाना। हमारे जहन में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जो हमने कहानियों पर बने हुए नाटक या कहानियों पर, उपन्यासों पर बनी फिल्में हैं। ये एक तरह से कहा जाए जो अनुवाद की एक नई जो स्ट्रैटेजी है जिसे हम रूपांतरण या अडेप्टेशन भी कहते हैं, उसी का एक जैकबसन ने उसकी एक तरह से कह सकते हैं कि वहाँ इसकी पहली बार इसकी चर्चा की जैकबसन के यहाँ अनुवाद के प्रतीकांतरण के अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद के संदर्भ में इस पर चर्चा मिलती है। तो इस दृष्टि से हमने देखा कि अनुवाद की जो प्रक्रिया है उसके कई सारे जो अलग अलग आयाम हैं, उसमें अनुवाद को कुछ चिंतकों ने उसे प्रतीक के आधार पर उसे अनुवाद प्रक्रिया को देखा है।
अब जो महत्वपूर्ण एक अनुवाद चिंतक हैं जिनकी बहुत चर्चित पुस्तक है टुवर्ड्स द साइंस ऑफ ट्रांसलेटिंग, नायडा, यूजीन नायडा, उन्होंने भी अनुवाद के प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण चरणों की बात की है: विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन। जैसा मैंने कहा कि भाषा के पिछली बारी मैंने एक सेशन में जब बात की थी, मोना बेकर की जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रुटलेज का इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज़ है, उसमें भी जो भाषा की परिभाषा है उसके आधार पर भाषा को 2 सतहों पर बांटा गया है: डीप स्ट्रक्चर और उसका सरफेस स्ट्रक्चर, यानी उसकी आंतरिक संरचना और उसकी बाह्यिक संरचना। तो नायडा जब इस स्तर पर जब चर्चा करते हैं विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन, जो अनुवाद की जो प्रक्रिया बताते हैं, इसको हम पहली बार देख सकते हैं कि एक स्टेप वाइज, एक तरह से कहा जाए चरणबद्ध तरीके से अनुवाद की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास नायडा करते हैं। क्योंकि नायडा ने हमेशा से अनुवाद को साइंस के रूप में, विज्ञान के रूप में देखा है और उनका मानना है कि अनुवाद वास्तव में अपने निर्मिति से पहले जो उसकी प्रक्रिया है वो एक बहुत चरणबद्ध तरीके से, जिस तरह की विज्ञान में होता है, बहुत चरणबद्ध तरीके से वो काम करती है उसकी प्रक्रिया। तो उस दृष्टि से वो अनुवाद की प्रक्रिया को 3 मुख्य चरणों पर बांटकर बात करते हैं: विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन। नायडा ने जिस समय अनुवाद सिद्धांत की बात की और उनका जो अनुवाद सिद्धांत है जिस पे वो फॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंस एंड डायनेमिक इक्विवेलेंस की भी चर्चा करते हैं, उन्होंने जब अनुवाद की जो उनकी प्रक्रिया है या जो उनकी अनुवाद को लेकर जो चिंतन है वो मूलतः बाइबल के अनुवादों को लेकर ही उनके चिंतन की जो पद्धति है या कहा जाए चिंतन प्रक्रिया का निर्माण होता है। बाइबल के अनुवाद उस समय जो हो रहे थे उसी के आधार पर एक तरह से एक पूरी चिंतन प्रक्रिया वेस्ट में जो डेवलप हुई उसके आधार में कहीं ना कहीं ये सारे मूल कारण थे। तो विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन जो 3 मुख्य चरणों की बात करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि पहले हम जितने जो हमारे प्रमुख चिंतक हैं, अनुवाद चिंतक, इन्होंने किस तरीके से अलग अलग चरण बताए हैं अनुवाद के और किस तरह एक चिंतक के बताए गए चरण दूसरे के यहाँ किस तरह उनका एक तरह से पुनः नामकरण या कुछ परिवर्तन के साथ वो किस तरह अलग नाम है और किस तरह के विभिन्न अनुवाद चिंतकों ने अलग अलग प्रक्रियाएं अनुवाद की गिनवाई हैं। और फिर हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे जहाँ हम चरणबद्ध तरीके से इन विभिन्न चरणों की जो अनुवाद की प्रक्रिया के दौरान जो चरण हैं उस पर हम विस्तार से एक एक चरण पर बात करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि नायडा 3 महत्वपूर्ण चरण गिनवाते हैं: विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन। और विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन जो ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है, जिसका कहा जाए कि एनालिसिस करना, पहले पाठ का विभिन्न स्तरों पर उस पाठ का अध्ययन करना, पाठ की जांच करना और उसके बाद उसका भाषांतरण करना और फिर उसका पुनर्गठन करना। तो अब इन 3 जो बिंदु जिन पर नायडा ने चर्चा की है, इन्हीं 3 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। तो हम ये कोशिश करेंगे कि पहले हम ये देखें कि ये कौन कौन से महत्वपूर्ण चिंतक हैं और किस तरीके से इनके चिंतन में दूसरे के चिंतन से या दूसरे के द्वारा गिनवाई गई जो अनुवाद प्रक्रिया उसमें क्या भिन्नताएं या क्या समानताएं हैं। तो जैसे मैंने कहा कि पहली बार नायडा के यहाँ हमें एक बहुत प्रोसेस बेस्ड तरीके से या एक बहुत साइंटिफिक मेथड से अनुवाद की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया गया है, जो वो एक भाषा व्याकरणिक की दृष्टि से अनुवाद की प्रक्रिया को समझते हैं और मानते हैं कि जब कोई पाठ अनुवाद प्रक्रिया से गुजरता है तो अनुवादिका या अनुवादक के जहन में सबसे पहले वह पाठ एक चुनौती के रूप में होता है, जिसका पठन पाठन करके, जिसका अध्ययन ये रीडिंग करके, उसके बाद उसको अलग अलग स्तरों पर, वो क्या स्तर हैं हम आगे चर्चा करेंगे, अलग अलग स्तरों पर उसका विश्लेषण, उसके यानी उसका एनालिसिस होता है, फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन या कहा जाए कि उसका अंतरण और उसके बाद उसका एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है जिसे नायडा पुनर्गठन कहते हैं। दूसरे जो महत्वपूर्ण चिंतक हैं जो नायडा के बाद जिन्होंने अनुवाद की इसकी प्रक्रिया की बात की, उनका नाम न्यूमार्क, जिन्होंने 2 तरीके से अनुवाद की प्रक्रिया का जिक्र किया। इन्होंने अनुवाद के 2 ही महत्वपूर्ण चरण गिनवाए, जिसमें पहला है मूल पाठ का अर्थ बोधन यानी बोधन और दूसरा है अभिव्यक्तिकरण। अगर हम इसे नायडा के जो प्रक्रिया है या नायडा के जो अनुवाद के जो चरण नायडा बताते हैं उनके पैरेलल रख के देखें तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक इसमें समानता है। और समानता क्या है, जिसे बोधन कह रहे हैं, अर्थबोधन जिसे न्यूमार्क कहते हैं और जिसे नायडा विश्लेषण कहते हैं, वह मूलतः एक ही चीज़ है, लेकिन अर्थबोधन थोड़ा सा और विस्तृत हो जाता है क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जो नायडा का जो चिंतन है उसके मूल में बाइबल का अनुवाद और बाइबल का अनुवाद होने के कारण, क्योंकि बहुत भाषाविद थे और भाषाविद होने की दृष्टि से उन्होंने बहुत ही भाषा वैज्ञानिक तरीके से अनुवाद की प्रक्रिया पर चर्चा की है और भाषा के विश्लेषण की जो विभिन्न सतह हैं उस पर उन्होंने चर्चा की है। जबकि न्यूमार्क जब बोधन की बात करते हैं तो उनके यहाँ ये अर्थबोधन
बोधन का मतलब है अर्थ की विभिन्न सतहों पर, अर्थ के विभिन्न स्तरों पर उसकी जांच करना, उसके एक मूल अर्थ तक पहुंचना और फिर उसको जिसे ये पुनर्गठन कहते हैं, या कहा जाए कि अंतरण और पुनर्गठन का एक फॉर्म जो जिसकी जिक्र न्यूमार्क करते हैं, अभिव्यक्तिकरण, यानी उसे रिप्रेजेंट करना, उसे पुनर्निर्मित करना और एक फाइनल पाठ तैयार करना। तीसरे जो महत्वपूर्ण अनुवाद चिंतक हैं बाथगेट, जिन्होंने भी अनुवाद प्रक्रिया का एक मॉडल प्रस्तुत किया और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए मॉडल में उन्होंने 7 चरण गिनवाए। अब आप देख रहे हैं कि नायडा ने अनुवाद प्रक्रिया में केवल 3 चरण बताए, बोधन और अभिव्यक्तिकरण के संदर्भ में आप देखें तो न्यूमार्क ने 2 ही चरण बताए, और इसी का एक तरह से विस्तार जब बाथगेट के यहाँ में देखने को मिलता है, तो बाथगेट ने अनुवाद के महत्वपूर्ण 7 चरणों की बात की अनुवाद प्रक्रिया के, जिसमें वे पहली बात करते हैं समन्वयन, दूसरा विश्लेषण, तीसरा बोधन, चौथा पारिभाषिक अभिव्यक्तिकरण, 5वां पुनर्गठन, 6ठा पुनरीक्षण तथा 7वां पर्यालोचन। तो ये जो 7 स्टेप्स हैं, ये 7 स्टेप्स को अगर हम नायडा और न्यूमार्क के पैरेलल भी रखकर देखें तो हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बाथगेट ने एक तरह से उसे विस्तार देने की कोशिश की है और उसे ज़्यादा खोल कर एक अनुवाद प्रक्रिया को समझाने की कोशिश की है। नायडा और न्यूमार्क के बाद जो बाथगेट का जो अनुवाद प्रक्रिया का जो 7 चरण है, उसमें सबसे पहला है समन्वयन, जिसके अंतर्गत कोई भी अनुवादिका या अनुवादक पाठ का पठन यानी पाठ को रीड करते हैं, उसे समझते हैं, उसे पढ़ते हैं। दूसरा है विश्लेषण, जिसकी चर्चा नायडा के यहाँ मिलती है। नायडा ने इससे पूर्व पाठ पठन पर अलग से कोई बात नहीं की है, लेकिन वो विश्लेषण के अंतर्गत ही वो उस पर बात करते हैं। और विश्लेषण के अंतर्गत जब उसकी भाषा, शैली, कथ्य के आधार पर जब उसका अलग अलग स्तर पर उसका विश्लेषण किया जाता है। हम जानते हैं कि कोई भी जब रचना लिखी जाती है, किसी भी तरह का साहित्य अगर हो, तो उसके 2 पक्ष होते हैं जो दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। एक उसका कंटेंट और दूसरा फॉर्म, यानी एक कथ्य और दूसरा उसकी शैली। अनुवाद के दौरान अनुवादक या अनुवादिका को कथ्य के साथ साथ शैली यानी उसका जो शिल्प है, जो फॉर्म है, जिस रूप में उस पाठ को प्रस्तुत किया गया है, उसके साथ उसके प्रति जो एक तरह की कहा जाए कि निष्ठा है, उसे भी बरतने की ज़रूरत है और उसे भी उसी तरीके से मेंटेन करने की आवश्यकता है। तो अनुवाद की जो एक पूरी सैद्धांतिकी है, जिसके तहत अनुवाद को एक तरह से मूल का पुनरुत्पादन या मूल का एक दूसरी भाषा में तैयार किया गया एक नया पाठ है, उस स्तर पर अगर हम देखें तो कथ्य और शैली दोनों ही स्तरों पर अनुवादक या अनुवादिका को एक पाठ के दौरान दोनों के साथ ही सामंजस्य बिठाकर एक अनुवाद करना होता है। तो विश्लेषण के स्तर पर जब बात करते हैं तो कथ्य और शैली के स्तर पर उसकी वो चर्चा करते हैं। तीसरा है बोधन, जिसकी चर्चा हम ऊपर देखते हैं, न्यूमार्क भी करते हैं। बोधन यानी अर्थ ग्रहण, यानी अर्थ का मतलब जैसे हमने कहा कि पिछले जो प्रक्रिया है विश्लेषण, जिसके तहत अनुवादिका या अनुवादक पाठ का कहा जाए कि उसे खोल कर उसके विभिन्न आयामों पर, जैसे कथ्य की बात है तो कथ्य में किस किस स्तर पर भाषा की दृष्टि से या क्या जो प्रयुक्तियों की दृष्टि से, सामाजिक सांस्कृतिक बुनावट की दृष्टि से, मुहावरे और लोकोक्तियों की दृष्टि से, भाषा की जो भाषा है उसकी जो अपनी पृष्ठभूमि है उसके आधार पर और कथ्य की जो पृष्ठभूमि है उसके आधार पर अलग अलग स्तरों पर भाषा की वाक्य विन्यास या कहा जाए कि उसके अर्थ जो उसकी अर्थ की जो पूरी विभिन्न छवियां हैं उसके आधार पर जब किसी पाठ का विश्लेषण किया जाता है तो अनुवादिका या अनुवादक को उन विभिन्न स्तरों से गुजरना पड़ता है। हमारे पीजीडीटी के स्टूडेंट्स और हमारे एमएटीएस के स्टूडेंट दोनों जब अपने यहाँ प्रोजेक्ट करते हैं पीजीडीटी 5 और एमटीटी 22 में जब वो एक परियोजना कार्य करते हैं तो अब उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि जिस समय वे अपने पाठ का अनुवाद कर रहे होते हैं उस पाठ के अनुवाद के दौरान क्या वे वास्तव में इन सारे प्रक्रियाओं का एहसास उन्हें भी होता है कि किस किस तरीके से वो उन प्रक्रियाओं से गुजरे। और जब हम आपसे ये कहते हैं कि आप उस पर एक ट्रांसलेटर्स नोट लिखिए तो उस ट्रांसलेटर्स नोट में आपको इन्हीं सारी प्रक्रियाओं का जिक्र करना होता है कि जब आप पाठ के अर्थ का विश्लेषण कर रहे थे तो उस विश्लेषण में आपके सामने चुनौती के रूप में कौन कौन से तत्व थे। कथा तत्व के साथ साथ क्या शैली भी थी, कथा तत्व में भी भाषाई स्तर पर कौन कौन सी विभिन्नताएँ थी, कौन कौन सी समानताएँ थी जिसकी चर्चा हमने पीछे भी की कि
प्रक्रिया परक दृष्टि में जब पाठ का अनुवाद किया जाता है तो हम भाषा की विभिन्न दोनों भाषाओं के बीच की समानता और असमानता की बिंदुओं की भी जांच करते हैं और देखते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से उन पाठों में कितनी समानताएं हैं और वे सामाजिक सांस्कृतिक समानताएं या असमानताएं उसकी भाषा में कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, वो कैसे भाषा में आकर प्रतिबिंबित होती हैं। तो इस तरीके से बातगेट, विश्लेषण और फिर अर्थबोधन की बात करते हैं, जिसके तहत पहले विभिन्न चरणों से गुजर कर भाषा की विभिन्न सतहों का कहा जाए कि एक विस्तृत अध्ययन करके और उसके विभिन्न बिंदुओं को अंडरलाइन करके, रेखांकित करके फिर उसके अर्थबोधन यानी उसके अर्थ तक अनुवादक या अनुवादिका पहुंचते हैं। और चौथा है पारिभाषिक अभिव्यक्तिकरण, यानी कि ये जो बड़ी चुनौती के रूप में कहा जा सकता है कि जो एक पारिभाषिक अभिव्यक्तिकरण, ये इस तरह की चुनौती अक्सर ऐसे शब्दों की प्रयोग में आती है जहाँ जैसे हम कहें ज्ञानात्मक साहित्य, अगर हम कहें कि प्रशासनिक साहित्य या विधि का साहित्य या कहा जाए कि बैंकिंग लिटरेचर, या कई बार ऐतिहासिक जो साहित्य होता है इतिहास बेस्ड, या कहा जाए कि कई बार साहित्य में भी इस तरह के टर्म्स होते हैं, जैसे हम कहें कि जो विभिन्न आंदोलन साहित्य में चले उनके जो खास तरह के जो नामकरण हुए, या उनके जब विभिन्न लेखकों ने जो अपने लेखन में जो खास तरह के शब्दों का प्रयोग किया, उन्हीं शब्दों के जो पारिभाषिक पर्याय क्या हमें दूसरी भाषा में उपलब्ध होते हैं या नहीं, और उन पारिभाषिक पर्यायों को रखने की जो प्रक्रिया को बातगेट अनुवाद की प्रक्रिया के तहत देखते हैं, जो हम कह सकते हैं कि नायडा के यहाँ विश्लेषण जैसी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, जिस पर नायडा ने वहाँ से विस्तार में उस पर चर्चा नहीं की। लेकिन बातगेट के यहाँ पारिभाषिक पर्याय या पारिभाषिक अभिव्यक्तिकरण को भी एक चरण के रूप में देखा गया है, जहाँ वे किसी भाषा के पाठ के अंतरण के उसके विश्लेषण के बाद कुछ ऐसे टर्म्स या कुछ ऐसे प्रयोग या ऐसी प्रयुक्तियों को अंडरलाइन करते हैं जिनके सिमिलर या जिनके इक्विवेलेंट दूसरी भाषा में उपलब्ध हैं या नहीं, उसकी जांच पड़ताल की जाती है। उसके बाद ये प्रक्रिया तय होती है कि अगर इसका कोई सिमिलर या इसका नियरेस्ट इक्विवेलेंट, जैसा कि नायडा चर्चा करते हैं अपने अनुवाद सिद्धांत में, अगर है तो क्या है, और अगर नहीं है तो उसके लिए अनुवादिका या अनुवादक ने क्या प्रक्रिया या क्या स्ट्रैटेजी अपनाई। पांचवा पुनर्गठन, जिसकी चर्चा नायडा के यहाँ भी मिलती है और न्यूमार्क के यहाँ अभिव्यक्तिकरण के रूप में मिलती है। पाठ को फाइनली इन सारे चरणों से गुजरकर पाठ के अध्ययन, उसका विश्लेषण, उसका बोधन, उसके पर्यायों के सही पर्यायों का चयन, यानी कि एक तरह के पूरा कच्चा माल जब तैयार कर लिया गया, उस सारे कच्चे माल को फाइनली रैप करना, यानी उसे एक फाइनल पुनः संपादित करना, एक नए तरीके से उसे प्रस्तुत करना, और एक कहा जाए कि अनुवादक के लिए कहा जाता है कि वो अनुदित रचना के लेखक है। तो अनुदित रचना के या लक्ष्य भाषा के प्रति जो उनकी एक जिम्मेदारी है अनुवादिका या अनुवादक होने के नाते, उस दृष्टि से जब पाठ का पुनर्संपादन या पुनर्लेखन करते हैं, उस प्रक्रिया को पुनर्गठन कहा जाता है, जहाँ पर अलग अलग त्रुटियों से या अलग अलग चुनौतियों से जूझते हुए अनुवादक जिस रणनीति या निष्कर्ष तक पहुँचते हैं उसे, और जिस तरह उसे फॉर्म करते हैं, उसे पुनर्गठन कहा जाता है। तो बातगेट के यहाँ जो ये 5 जो चरण हैं, इसकी सिमिलैरिटी या इसकी समानता हमें नायडा या न्यूमार्क के चिंतन में भी मिलती है। लेकिन इसके साथ ही जिसकी चर्चा नायडा ने भी नहीं की और न्यूमार्क ने भी नहीं की है, बातगेट इसमें पुनरीक्षण को भी लेते हैं। पुनरीक्षण की जो इकाई है, ये जो यूनिट है, आपने पीजीडीटी और एमएटीएस और खासतौर पे पीजीसीबीएसटी और अन्य जो हमारे कार्यक्रम है उसमें भी आपने पढ़ी होगी या देखी होगी। अनुवाद की जो प्रक्रिया है उसमें पुनरीक्षण को उस तरह से एक आंतरिक प्रक्रिया के रूप में नहीं देखा जाता, लेकिन बातगेट ने पुनरीक्षण को भी एक प्रक्रिया के, अनुवाद की प्रक्रिया के अंतर्गत लिया है, जो शायद बहुत गलत तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब कोई पाठ व्यापक समाज तक पहुंचता है, जैसे पुनर्गठन अनुवाद प्रक्रिया का जो अंतिम चरण है, उसके बाद पाठ फाइनल कर लिया गया अनुवादिका या अनुवादक की दृष्टि से, लेकिन उसी पाठ को छपने से पहले या लार्जर ऑडियंस तक पहुंचने से पहले उसको एक बार फिर से देखना और अलग अलग आयामों से या अलग अलग दृष्टियों से देखना कि भाषागत दृष्टियों से तो कोई चूक नहीं रह गई है, या कथ्य की दृष्टि से या कोई तथ्यात्मक भूल ना रह गई हो, या व्याकरणिक कोई त्रुटि, या कहा जाए कि वर्तनी की अशुद्धियाँ, या कंप्यूटर के एरर्स जो टाइपो एरर्स होते हैं, या इस तरह के जो विभिन्न आयाम हैं किसी भी पाठ के को फाइनल या एक अंतिम उत्पाद बनाने की दृष्टि से, जो उसे फाइनली मार्केट में प्रोड्यूस करने से पहले जो अलग अलग स्तर पर उसकी जांच होती है, उसे पुनरीक्षण कहा जाता है। तो पुनरीक्षण पर हम कभी किसी
अलग लेक्चर में या अलग इसमें सीरीज़ में हम अलग से उसकी बात करेंगे। लेकिन आज जो अनुवाद की प्रक्रिया है उसके तहत जो मैं बातगेट की चर्चा कर रही थी, उन्होंने पुनरीक्षण को भी एक प्रक्रिया के एक चरण के रूप में देखा है, जो पिछले अनुवाद चिंतकों में हमें देखने को नहीं मिलता। और अंतिम है उनका पर्यालोचन, यानी पुनरीक्षण के बाद अनुवाद पर अलग दृष्टि से या मूल्यांकन की दृष्टि से, या कहा जाए कि अनुवाद पर एक विस्तृत उसका विवेचन करना, उसका अध्ययन करना। तो इस तरीके से नायडा, न्यूमार्क और बातगेट के जो 3 मॉडल्स हैं अनुवाद के, ये अलग अलग तरीके से लगभग बहुत सारी समानताओं के साथ कुछ कुछ भिन्नता के बिंदु भी की ओर भी संकेत करते हैं। एक और जो अन्य महत्वपूर्ण जो मॉडल है या कहा जाए अनुवाद की प्रक्रिया के जो सिद्धांतकार हैं, जिसकी चर्चा हमें जेरेमी मुंडे के अनुवाद की पुस्तक में मिलती है, डेनिका सेलेस्कोविच तथा मरियाने लेड्रर, इन्होंने इंटरप्रेटिव मॉडल यानी इंटरप्रेटर्स जो होते हैं, ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर्स, जिसे माशु अनुवादक के साइमल्टेनियस ट्रांसलेटर्स कहते हैं, उसके स्तर पर भी उन्होंने अनुवाद की प्रक्रिया के 3 चरण गिनवाए हैं, जिसमें पहला है रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग यानी पठन तथा बोधन, जिसकी चर्चा हमें नायडा की यहाँ भी किसी रूप में मिलती है विश्लेषण के अंतर्गत, तो न्यूमार्क की यहाँ भी मिलती है और बातगेट की यहाँ भी मिलती है। पठन तथा बोधन यानी रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, पाठ को पढ़ना और पाठ को समझना, यानी उसका अध्ययन करना और उसका विश्लेषण करना। दूसरा है डीवर्बलाइज करना, क्योंकि यहाँ इंटरप्रेटर के ट्रांसलेटर एज इंटरप्रेटर की बात हो रही है, तो डीवर्बलाइज करना यानी जो लिखित पाठ है उसका किस तरह से उसे प्रस्तुत करना, मौखिक रूप से प्रस्तुत करना, उस संदर्भ में जो दूसरा चरण है। और तीसरा है उसका पुनर्प्रस्तुतिकरण यानी फाइनली जिसकी चर्चा हमें सभी अनुवाद चिंतकों में मिलती है, यानी उसे रिप्रेजेंट करना। ये 3 स्टेप्स या 3 चरण डेनिका सेलेस्कोविच तथा मरियाना लेड्रर भी अपनी अनुवाद पद्धति में या अनुवाद प्रक्रिया में गिनवाते हैं। एक चौथा चरण इसके अंदर जिसका जिक्र बातगेट ने किया है, पुनरीक्षण। उसी तरीके से जीन डेलिसेल ने एक और जो अनुवाद प्रक्रिया में जो एक और स्टेप जोड़ा है, जिसे वो वेरिफिकेशन कहते हैं। आप कह सकते हैं वही एक तरह से पुनरीक्षण ही है या मूल्यांकन है, जब पाठ के अनुवाद के बाद, पुनर्गठन के बाद उसे फिर से देखा जाए। और अक्सर जो पुनरीक्षक की जो भूमिका होती है वो मूलतः अनुवादक की नहीं होती है। अनुवादक ही अपने पाठ को करते हैं, कर भी सकते हैं। कई जगह हमें ये भी एक तरह से प्रैक्टिस देखने को मिलती है कि अनुवादक ही पुनरीक्षक हैं और अपने पाठ को फिर से देख रहे हैं, पर उसके लिए एक कहा जाए कि एक बहुत तटस्थ दृष्टि की ज़रूरत होती है। जो मेरा कहने का जो मूल बिंदु है वो है कि वो एक बहुत न्यूट्रली उस पाठ को फिर से देखा जाए, और वो न्यूट्रल तभी देखा जा सकता है जब कोई तीसरा व्यक्ति, लेखक पाठक से अलग, लेखक और अनुवादक से अलग, जो कोई तीसरा व्यक्ति जब उस पाठ का फिर से एक तरह से कहा जाए कि रीडिंग करना या उसे फिर से पढ़ना, तो उसके तहत वो वेरिफिकेशन हो सकता है, जिसमें हम अलग अलग आयामों में, जैसे मैंने पुनरीक्षण के संदर्भ में कहा, अलग अलग स्तरों पर उस पाठ की पुनः जांच की जाती है और पुनः जांच करके उसमें जो त्रुटियाँ हैं उसे सुधारा जाता है। तो इस तरीके से 4 मॉडल मैंने बताया, और 5वां मॉडल जो एक भारतीय चिंतक हैं भोलानाथ तिवारी, उन्होंने भी अनुवाद के कुछ चरण गिनवाए हैं, जिसमें पाठ पठन हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में, पाठ विश्लेषण जिसे एनालिसिस नायडा कहते हैं, भाषांतरण जिसकी जिक्र अंतरण के रूप में या अभिव्यक्तिकरण के रूप में हमें मिलती है। चौथा है उसका समायोजन, यानी उसे एक तरह से रीपैकेजिंग, इसे फिर से फाइनली तैयार करना और फिर उसका मूल से तुलना, जो हम इसको पुनरीक्षण के संदर्भ में हम उस पर बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से अलग अलग अनुवाद चिंतकों ने अपने अपने समय और अपने अपनी चुनौतियों के हिसाब से, जो उनके सामने पाठ था या पाठ की अनुवाद की जो चुनौतियाँ थी, और जो उनकी अपनी एक वैचारिकता थी अनुवाद को लेकर। जैसे मैंने कहा कि नायडा के यहाँ जो अनुवाद का चिंतन देखने को मिलता है वो बेसिकली बाइबल के ट्रांसलेशंस को लेकर है, और क्योंकि उस समय बाइबल के अनुवाद हो रहे थे और बाइबल के अनुवाद को लेकर जो बहस हम जानते हैं सदियों से अनुवाद में चलती रही, वो थी शब्द प्रति शब्द यानी वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन या उसका लिटरल ट्रांसलेशन या सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन। इससे आगे कभी भी बाइबल के ट्रांसलेशन में बहुत ज़्यादा बात नहीं हो पाई। तो इस कारण जो उसके विश्लेषण की जो प्रक्रिया जिसका जिक्र नायडा करते हैं, उसमें भी उनके जो 3 चरण जो महत्वपूर्ण चरण है, वो उसका आधार विश्लेषण खासतौर पर वो भाषा व्याकरणिक या भाषाई दृष्टि से उसके वो विभिन्न आयामों की बात करते हैं। तो आज इस अनुवाद प्रक्रिया के इस पहले हिस्से में हमने कोशिश की कि जो अनुवाद विभिन्न चिंतकों ने या अनुवाद के जो अलग अलग ट्रांसलेशन के तो थिंकर्स हैं, वो ट्रांसलेशन एज प्रोसेस किस तरह देखते हैं और किस तरह उनके यहाँ थोड़ी बहुत समानता या असमानताओं के आधार पर इस प्रक्रिया की चर्चा मिलती है। इस सत्र को हम यहीं रोकेंगे, ख़त्म करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।